हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कड़बक पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप सबको कड़बक पाठ का कवि परिचय और हिंदी अर्थ बताया था। तो आप सभी लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जा करके पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग जब थ्योरी पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर बता सकेंगे। तो इसलिए पहले उस वीडियो को देखिएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो उस पर बात करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। यहाँ पूछा गया है पहला नंबर प्रश्न में, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। पहला नंबर ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी की, दूसरा नंबर ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध की, तीसरा नंबर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की और चौथा नंबर ऑप्शन है रघुवीर सहाय की। तो यहाँ पर चित्ररेखा की अगर हम बात करेंगे किस कवि की रचना है तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हम लोग जब कवि परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें रचनाओं में चित्ररेखा नाम आया था कि चित्ररेखा जो है किसकी रचना है, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म जो है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। लगभग 1548 ईस्वी में, लगभग 1540 ईस्वी में, लगभग 1549 ईस्वी में, लगभग 1550 ईस्वी में। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो हम लोगों ने कवि परिचय में पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1492 में। इनका जन्म 1492 में हुआ था, जो अनुमानित बताया गया था जायस कब्र अमेठी में। और निधन हम लोग पढ़े थे तो निधन में बताया गया था कि 1548 ईस्वी में, 1548 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ था। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का निधन हुआ था, ठीक ना। इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है कवि थे। कैसे कवि थे, दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के या प्रेम की पीर के। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, तो वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पांचवें नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। पुत्र वियोग, कड़बक, उषा या हार जीत। तो अगर हम बात करेंगे पुत्र वियोग का तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होगा नहीं। उषा को अगर हम बात करेंगे तो उषा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है नहीं। हार जीत की बात करेंगे तो हार जीत भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो आखिर में जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है वो कौन सी रचना है, तो वो कड़बक है, ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक में जो हमारा पाठ दिया गया है वो कौन सा है, तो वो कड़बक है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में, ठीक, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन जो है 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग सातवें नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि जायसी, ठीक ना, जायसी किस तरह के कवि थे। जायसी किस तरह के कवि थे, भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं। जायसी किस तरह के कवि थे, तो वो किस तरह के कवि थे, तो सूफी संत कवि थे। सूफी संत कवि माने जाते थे। क्यों, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो ये जब बचपन में अनाथ हो गए थे तो ये साधु फकीरों के साथ जो है उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किए, तो बड़े होने पर एक सूफी कवि के रूप में ये जाने गए थे, ठीक ना। तो इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसके बाद हम लोग 8वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जायसी थे, जायसी थे क्या थे? धनवान, पहलवान, फकीर या इनमें से कोई नहीं। जायसी जी जो क्या थे, तो क्या थे? तो वो फकीर थे, ठीक ना। जायसी जी को क्या कहा जाता था? तो फकीर कहा जाता था। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न का, इसमें कहा जा रहा है कि जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम में ऑप्शन नंबर ए दे रहा है शेख मोहम्मद, शेख ममरेज, शेख परवेज और इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज था। जायसी जी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक, इनके पिता को हम लोग मलिक शेख ममरेज बोलते थे। मलिक शेख ममरेज कह करके जो है इनके पिता को पुकारा जाता था, या फिर जो है इनके पिता को एक और नाम से जाना जाता था। मलिक शेख ममरेज तो था ही, लेकिन इनके पिता को जो है मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। मलिक राजे अशरफ, मलिक राजे अशरफ, ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में दे सकता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में मलिक शेख ममरेज ना दे और दे दे मलिक राजे अशरफ, तो ये आप लोग को याद रखना है कि जायसी जी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज भी था और इनको जो मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 10वें नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा जा रहा है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मतलब जायसी जी जो थे उनकी जो काव्य यानी रचना जो थी उसकी भाषाएं क्या थी? किस भाषा में वो लिखा करते थे? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, कि अवधी में, कि अरबी में? तो जायसी जी जो है वो रचनाएं जो करते थे तो किस भाषा में करते थे? तो वो अवधी भाषा में जो रचनाएं करते थे। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोग आगे चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, कि रक्त रूपी लही द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूपी लही लगा करके जो है उन्होंने राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा को जोड़ करके सुनाया है। इसके बाद बात करेंगे 12वें नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है पद्मावत, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है अखरावट, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है चित्ररेखा और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है भक्तिमाल। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो यहाँ पर जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो वो भक्तिमाल। भक्तिमाल जो है ये जायसी जी की रचना नहीं है। ये भक्तिमाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाभादास जी के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक ना। भक्तिमाल जो है नाभादास जी के द्वारा ये लिखा गया रचना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 13वें नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि कण्वक कहाँ से लिया गया है? कण्वक कहाँ से लिया गया है? तो ये कण्वक कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आखिरी कलाम, दूसरा नंबर ऑप्शन है अखरावट, तीसरा नंबर ऑप्शन है मधुमालती, चौथा नंबर ऑप्शन है पद्मावत। तो कण्वक कहाँ से लिया गया? तो ये पद्मावत से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर है अवधी, दूसरा नंबर ऑप्शन है ब्रज, तीसरा नंबर ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा नंबर ऑप्शन है मैथिली। तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो वो अवधी भाषा है, ठीक ना। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो वो अवधी है। मैंने आप लोगों को जब पाठ बता रहा था तो उसमें बताया था कि जायसी जी जो है जो ये दोनों कण्वक लिखे हैं, दोनों कण्वक पद्मावत से संकलित है। और पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। तो रचनाएं जो की गई है कण्वक की तो वो भी अवधी भाषा में की गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कण्वक का पूछे या पद्मावत का पूछे तो दोनों की रचनाओं की भाषा क्या है? तो वो अवधी है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे 15वें नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो वो
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ बताना है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या मृगावती। तो पद्मावत तो है ही, अखरावत है, आखिरी कलाम है, तो ये तीनों जो है जायसी जी की रचना है, ये तीनों तो जायसी जी की रचना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मृगावती की, तो ये जायसी जी की रचना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है, तो वो मृगावती है। इसके बाद बात करेंगे 17वें नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया जा रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या है। वृत्ति मतलब आप लोग को याद रखना है, हमने पाठ के दौरान भी बताया है कि वृत्ति मतलब होता है क्या, वृत्ति मतलब होता है कार्य होता है, ठीक ना। वृत्ति मतलब होता है काम, कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो क्या काम करते थे। तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो जायस कब्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में रहते थे, प्रारंभिक समय में किसानी करते थे, ये हम लोग पढ़े थे पाठ में, तो ये तो सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कि बाद में शेष जीवन फकीरी, ये भी बात सही है, हम लोग पढ़े थे कि बाद में शेष जीवन जो है फकीरी के रूप में जो व्यतीत किए थे, तो ये भी सही है। इसके बाद जो है तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कि बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो भी बातें कही गई है वो सही है। और चौथा नंबर ऑप्शन का रहा है उपयुक्त सभी, तो हमारा जो है यहाँ पर सभी आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ऊपर जितने भी बातें कही गई हैं कि वो किसानी किए थे, फकीरों की तरह जो जीवन व्यतीत किए थे, साधु संतों के साथ जो है अनाथ हो गए बचपन में और साधु संतों के साथ भटकते रहे, तो ये सारा चीज़ें जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी अपने जीवन काल में किए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलेंगे हम लोग 18वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि थे उनके गुरु का क्या नाम था। मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि थे उनके गुरु का क्या नाम था। तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, ये होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन का, तो इसमें कह रहा है कि सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, ये भी होगा नहीं। सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी के क्या थे, गुरु थे, ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी के क्या थे, ये दोनों गुरु थे, इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न का, जिसमें हमारा कहा जा रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, आखिरी कलाम जो है किसने लिखा। तो किसने लिखा, तो ये भी जायसी जी के द्वारा लिखा गया एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न का। इसमें जो है हमको कहा जा रहा है कि खाली स्थान को जो है वो भरिए या खाली जगह को भरिए। कह रहा है कि जो लही अम्बही डाब न हुई तो लही खाली स्थान बसाई न सोई। यानी कहा जा रहा है कि जब तक आम में नुकीलापन नहीं आएगा तब तक किसमें जो सुगंध नहीं बसेगा। मतलब किसमें, तो आम में, तो क्या नहीं उस आम में बसेगा, तो सुगंध। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सुगंध। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो सुगंध भराएगा, ठीक ना। सुगंध जो है यहाँ पर हमारा भराएगा कि जब तक आम में नुकीलापन नहीं आएगा या मंजरियाँ नहीं आएंगी तब तक उसमें जो सुगंध नहीं बसेगा। तो जो लही अम्बही डाभ न हुई तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न का। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है। इसमें कहा जा रहा है कि धनी सो खाली स्थान जस कीर्ति जासु। मतलब धनी सो, क्या कौन सा व्यक्ति या कौन लोग धन्य हो जिनकी कीर्तियां जो है इस संसार में विद्यमान रहती हैं। तो कौन, तो धनी सो पुरुष। पुरुष जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष का मतलब होता है पुरुष, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पुरुष मतलब होगा पुरुष होगा, ठीक। ऑप्शन में पुरुष दिया हुआ है तो कई लोग क्या करेंगे
बी नंबर ऑप्शन टिक करके या चल देंगे आगे और कहेंगे कि हमारा प्रश्न का उत्तर क्या है, मतलब सही है। जो ये प्रश्न है अगर एग्जाम में आ जाएगा, लोग पुरुष टिक कर देंगे तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे ये तो सही है। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये किताब में जो पुरुष लिखा गया, पुरुष का मतलब पुरुष होता है, तो इसलिए आप लोग जो ध्यान दीजिएगा कि पुरुष को टिक कीजिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि पुरुष टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे पुरुष जो है सही उत्तर होगा कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। पुरुष मतलब पुरुष होता है, ना कि डायरेक्ट हम पुरुष को टिक कर देंगे। बात आगे आप लोग को समझ में, तो इसलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। पूछा जा रहा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। तो किस काल के कवि हैं, तो वो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। ठीक, शुरू के जितने भी पाठ है, 4 पाठ, आज आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि जो पहला पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो जायसी जी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। दूसरा जो पाठ है काव्य खंड का, वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तीसरा जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और चौथा लेसन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो 4 हम कवियों का नाम लिखे हैं, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, इसको आंख बंद करके आप लोग को याद रखना है कि ये चारों जो कवि हैं ये किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। ये चारों किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, ये चीज कि अगर मान लीजिए पूछ दे कि जो भूषण जी हैं, भूषण जी जो 5वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे कवि काव्य खंड का, ठीक, तो भूषण जी का अगर पूछ देगा कि बताइए भूषण जो किस काल के कवि हैं, ये अगर एग्जाम में पूछ दे कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो इनका तो हम बताए नहीं, तो इनका नहीं बताए तो याद रखिएगा आप लोग कि रीति काल होगा, ठीक ना। भूषण किस काल के कवि हैं, तो वो रीति काल के कवि हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, या जायसी हो, या नाभादास हो, तो इनका बताना है भक्ति काल के कवि हैं। इन सभी के अलावा और भी जितना भी काव्य खंड में पाठ दिया गया है, ये तो टोटल कितना कवि लोग थे, 1 2 3 4 5, 5 ही कवि थे। और बाकी बचा हुआ जितना भी पाठ हमारा है, जैसे 6 पाठ से लेकर के 13 पाठ तक, 6 से लेकर 13 तक, वो सभी लोग किस काल के कवि हो जाएंगे, तो आधुनिक काल के, ठीक ना। तो उन सभी लोग का याद रखना है कि वो लोग आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे। अब बाकी जो बच्चे हैं ये 4 भक्ति काल और भूषण जो है रीति काल के। तो बात आप लोग को समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग जान गए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं। बात क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कह रहा है कि जायसी की भाषा कौन सी थी। जायसी की भाषा कौन सी थी, तो अभी हम लोग देखे 2 क्वेश्चन में कि अवधी भाषा में वो रचनाएं किए थे, तो उनकी भाषा जो अवधी थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे 24 नंबर प्रश्न पे, जिसमें कह रहा है कि आम में गंध कब आती है। गंध मतलब सुगंध, तो मंजीर लगने पर, फल के पक जाने पर, पल्लव निकलने पर, या फल लगने पर। तो यहाँ पे फल लगना, पल्लव लगना और फल के पक जाने पर, ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं कि इन तीनों के वजह से जो है आम में गंध आएगा, नहीं। किसके वजह से आम में गंध आएगा, तो मंजीर लगने के वजह से। मंजीर अर्थात जो डाब हम लोग बोलते हैं, डाब, या किताब में लिखा गया है कि जो लही अम्बही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ठीक, तो यानी कि आम में गंध या सुगंध कब आएगा, डाब लगने से, यानी मंजीर के लगने से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो आज का हमारा है 25वां नंबर, उस पर हम लोग चलेंगे। तो इसमें बताया गया कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। जायसी जी जो थे वो अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। ये भी महा VVI प्रश्न है, इसको भी जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। तो किससे किए थे, तो वो दर्पण से किए थे। दर्पण से जो अपना एक आंख की तुलना जो है जायसी जी किए थे। हम लोग जब
कविता पढ़ रहे थे या कड़बक पढ़ रहे थे, उसमें दिया था कि एक नैन जस दर्पण और ही निर्मल भाव, सब रूपवत गही मुख जो वही कही चाहू। मतलब जो भी गुणी लोग थे वो अपना मुख जो है बड़े चाव से मेरा जो दर्पण रूपी एक आंख है या दर्पण के समान जो मेरा आंख है उसमें आकर के देखेंगे तो मैं उनका जो चेहरा स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगा। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से की है। तो बी नंबर प्रश्न जो है हमारा, बी नंबर कह रहे हैं, बी नंबर प्रश्न कह रहे हैं हम, ये गलत है। 25 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर जो हमारा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो ये हमारा जो है आज का आखिरी प्रश्न था। कड़बक पाठ में जो है हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को किए। ठीक, इन 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितना प्रश्न जो है जान रहे थे या आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सब लोगों को इस पाठ का जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक जो है पहले पहुंच सके। धन्यवाद।